इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। आपके मोहन भागवत जी ने इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन एक स्टेटमेंट जारी करके बोलते हैं कि हम बहुमत के साथ नहीं आ रहे हैं, हमें रीजनल पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहता हूं, पहली बात तो अपने शब्दों को ठीक कीजिएगा कि मोहन भागवत जी ने इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट ना किया है, ना ही मोहन भागवत होती तो आपको हमारे दिखाई संघ जाती, प्रमुख है। ना ना क्लिपिंग होती तो आपको दिखाई जाती। इस बात पे मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूं। जी ने ना इस प्रकार का कोई बयान दिया है, आप उसको गलत मोहन भागवत जी हमारे संघ के अब इस डिस्कशन को इस तरह मत लेके जाइए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात, मैं दूसरी बात मोहन भागवत जी का नाम कैसे ले रहे? वो सारी दुनिया ने देखा। मैं आपके मुद्दे की बात आता हूं। मुद्दे की बात यह है कि आरएसएस का ही एक सर्वे दिखाता है कि एनडीए तक को बहुमत नहीं मिल रहा है, आरएसएस का सर्वे। और ये अम्मू जी का सर्वे दिखाता है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, जो सुपड़े साफ करने में लगे हैं दुनिया के। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यही डिस्कशन कल शाम को भी होने वाली है। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एग्जिट पोल पे कर रहे हैं। अब मैं एग्जिट पोल पे आता हूं। अगर आप एग्जिट पोल की डिटेल में जाके देखें तो कई सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जहां पे एग्जिट पोल ने 1300, 1200, 2000, 5000 में जीत हार दिखा रखी है। मुझे यह समझ नहीं आता, रिटर्निंग ऑफिसर को भी रिजल्ट के बाद 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं ये निर्णय लेने में कि कौन जीता और कौन हारा। ये एग्जिट पोल वालों ने मात्र 3-3 हजार से हार और जीत भी दिखा दी है। तो सबसे पहले तो एग्जिट पोल पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है बहुत बड़ा। दूसरी बात, आज हरियाणा के अंदर जो स्थिति है, सबसे बड़ी अम्मू जी का और जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड कैंडिडेट थे, जिनको जनता हरियाणा की नहीं जानती थी, नहीं थे, कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, जिनको हरियाणा की जनता नहीं जानती थी, जिनका हरियाणा की जनता ने नाम भी नहीं सुना था, वो जो चुनाव लड़े थे, मैं उन उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। वो उम्मीदवार मैं आपको बता रहा हूँ, वो उम्मीदवार नाम सुना था, दूसरी पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टी के आनंद का नाम सुन चुके थे, कह रहा हूँ ना, दूसरी पार्टी में भी एक आध का सुना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी की लहर पे एक चुनाव हुआ। मोदी जी की लहर बनाई किसने? सबसे ज्यादा जिसकी हरियाणा में राजनीतिक वैल्यू उसने बनाई, मतलब हमने बोला मोदी जी देश को चला सकते हैं, मोदी जी ईमानदार प्रधानमंत्री होंगे। आज इनके कैंडिडेट मोदी जी का कितना भी नाम लेते हैं, मोदी जी की हवा ना बनती तमिलनाडु की तरह, केरला की तरह और वेस्ट बंगाल की तरह। वो हमने हरियाणा में बनाई, जिसकी हरियाणा में कोई राजनीतिक वैल्यू नहीं थी, उसकी हवा इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में बनाई। जेटली जी की पूरी बात का जवाब दे लूं। एक बात जोड़ना चाहूंगा इनकी बात। चलिए मान लेते हैं जेटली जी का जो आकलन है, मोहन भागवत जी और आपने क्यों आपके घर गए क्या? आप अगर ये क्लेम करते हैं कि मोदी जी आपकी जेब में है, या भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि मोदी जी उनके जेब में, वो देश के प्रधानमंत्री और देश में हर राजनीतिक दल जो देश में अच्छा व्यक्ति चाहता है, जो देश में अम्मू जी मेरी बात, आप मोदी जी की भी तारीफ नहीं सुन सकते तो आप 2 मिनट चुप जाइए। बोलिएगा। आप मैं बोल रहा हूं, हम एक राजनीतिक दल है, हम हरियाणा के भविष्य के बारे में सोचते हैं और देश के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। हमने सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, देश का प्रधानमांत्री वो होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। उस वजह से हमने कैंडिडेट को देखकर नहीं किया था। आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं, आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि बहुमत नहीं मिलता है। आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि एक जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता की जो पार्टी थी, उनके एक नेता ने थोड़ा सा मोदी की थोड़ा सी तारीफ की थी और ये संकेत देने की कोशिश की थी कि हम एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में उस नेता को जयललिता ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। मान लेते हैं कि ऐसी एक तस्वीर बन जाती है कि बहुमत के करीब एनडीए नहीं पहुंचता है और 30-40 सीटों की कमी रह जाती है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बड़ा घटक दल रहेंगे इस बार, जैसे कि रुझान और एग्जिट पोल आए हैं। और तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति है कि वो जयललिता एक बड़ा दल के वहां पर। आप राजीव जेटली को मंत्री करवा देने मैनेज कैसे, ये भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। एक मिनट मेरे को अम्मू जी बोलने दीजिएगा पूरी बात। अब क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के खिलाफ लड़ी होती है,
कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, कांग्रेस के खिलाफ रहती है, तो कम से कम वो यूपीए के साथ नहीं जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने चाहे प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, वो उनकी मजबूरी थी। इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकती है। जो भी गैर कांग्रेसी सरकार होगी, इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन उसको होगा, और जो भी सरकार बहुमत में आ रही होगी, हम उसके ऊपर विचार करेंगे, हमारे सुप्रीमो उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर किसी ने कांग्रेस के साथ ईमानदारी से, अगर किसी ने कांग्रेस के, एक सेकंड राजीव जी, अगर किसी ने कांग्रेस के साथ ईमानदारी से जंग लड़ी है स्थानीय मुद्दों पर, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। इनके कैंडिडेट को तो हरियाणा के शहरों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि वो मोदी जी की लहर पे आए, और वो लहर भी इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा बनाई हुई थी। राजीव जी, आपने कहा ठीक है, जो मोदी, मैं राजीव एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि हम समर्थन देंगे, आपकी बातों से नहीं, मैंने आपसे बोला विचारणीय होगा, क्योंकि हम यूपीए और कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, और आपने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरियाणा में जिसको कहते हैं मुख्य विपक्षी दल भी आप हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे ये चीज बताइए, वहीं दूसरी ओर आपके नेता बोलते हैं कि अगर आपको समर्थन चाहिए होगा तो हमारे दरवाजे पे आना, तो कौन किसके दरवाजे पे आएगा, ये कम से कम देश की जनता को और प्रदेश की जनता को साफ होना चाहिए। सर, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। ये स्थिति बन जाती है, चलिए एनडीए की सरकार नहीं बन पाती है, लेकिन जब तीसरा मोर्चा, जो आप कहते हैं तीसरा मोर्चा भी है इस देश में, तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है, वो भी कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं बन पाएगी। क्या ऐसी सूरत में जो कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चलेगी, क्या उसको भी इंडियन नेशनल लोकदल सपोर्ट कर सकता है तीसरे मोर्चे को? देखिए, जो भी दल कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस के समर्थन से चलेगी, उसको कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल अपना समर्थन नहीं देगा। ठीक है जेटली साहब, समय थोड़ा कम रहता है हमारे पास, वरना हम चाह रहे थे कि इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, इस मौके पर एक बात जरूर प्रदेश की जनता को पता लगे पारदर्शिता के साथ। अभी आपने खुद कहा कि बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं थी प्रदेश में, हरियाणा में भी आपने जिक्र किया कि वो मोदी जी का झंडा लेकर चल सके, ये झंडा उठाने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। आपने मेरी बात को बिल्कुल घुमा दिया। ठीक है, आपने क्या आपको ये बताने की कोशिश करी, नहीं, अब मुझे बात का जवाब आप हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ना थी, ठीक है, आज भी मैं बोलता हूं नहीं है। ठीक है, नहीं है, फिर भी आपने मोदी का झंडा उठाया। अगर भारतीय जनता पार्टी कल 7, 6, 5, 3, 8, 9 तो क्या पॉलिटिकल हैसियत बन जाएगी? आपको दोबारा क्या सर्टिफिकेट, आपको दोबारा से बोल रहा हूं, आपने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया शायद। मैंने सबसे पहले एक बात मेंशन करी, मोदी जी की लहर जरूर थी, ऐसे कैंडिडेट हैं ना जनता उन्हें जानती ना वो हरियाणा को जानते। आप किस तरीके से उसको राजीव मैं कहना आपकी बात मान लेते हैं, शक्ति मैं कहना चाहता हूं सर, एक सेकंड आपकी बात मान लेते हैं, बीजेपी की कोई जमीन हरियाणा में उस तरह से नहीं रही, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब उन्होंने एक नया गठबंधन किया, देवीलाल जी के साथ जब गठबंधन हुआ था, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से आए जीतकर। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी जैसी नई पार्टी से गठबंधन किया, तभी भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से 1999 में जब गठबंधन किया तो सभी सीटें आप जीत गए। इसी के बाद इसी तरह से एक नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस से इस वक्त बीजेपी का गठबंधन है। क्या इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है? ऐसा हरियाणा जनहित कांग्रेस कोई पार्टी ही नहीं है, आप कहां से उसको पार्टी कंसीडर करते हैं? मैं राजीव कुछ कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने अपने घर में एक एमएलए और एक एमपी बना रखा है और उसे वो पॉलिटिकल पार्टी बोले। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 2 कैंडिडेट नहीं थे, जिसको 13 घंटे पहले कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा, डेपुटेशन पे लेना पड़ा, अब हम उसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं दे सकते। वो इनकी राजनीतिक मजबूरियां, पर्सनल मजबूरियां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की हो सकती है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक, राजीव जी ने कहा कि इनके पास वो कैंडिडेट थे जो लोकसभा के गांवों के नाम भी नहीं जानते थे। मैं इनका एक कैंडिडेट है राजीव जेटली जी, फरीदाबाद से आते हैं। इनके कैंडिडेट का नाम है आर.के. आनंद, जिनको पूरी तरह से हिंदी बोलनी नहीं आती और उनको फरीदाबाद से चुनाव लड़वा दिया। वो होटल से लेके हिंदी तो वो ठीक बोलते हैं, लेकिन राजीव जी एक बात, उनको फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा के आज मैं अम्मू जी आपको एक मिनट जरूर दीजिएगा, मुझे बोलने दो ना सर। अगर जिस आर.के. आनंद को पूरी विधानसभाओं के नाम याद नहीं है, जिनको राजीव जी जैसे पीछे खड़े होकर बताते हैं कि जी हम इस विधानसभा में जा रहे हैं, फलाना आदमी ये खड़ा है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं राजनीतिक हैसियत भाजपा की हरियाणा के अंदर नहीं है। आज तक इनेलो बगैर भाजपा के समर्थन के हरियाणा के अंदर सरकार में नहीं आ पाई। आप हमारे बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आप अपनी हैसियत की बात करते हैं। जिन राजनीतिक घरानों ने हरियाणा की राजनीति को अपनी जेब के अंदर रखा हुआ था, वो कौन से परिवार है? मेरा जवाब ले लीजिए इस बात के ऊपर।
जवाब हम दिया। मुझे आप हरियाणा जाना चाहते हैं। आप लोगों ने अपने घर आप जेटली साहब कल पूरा एक दिन सेकंड, मिलेगा। मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा। ये हरियाणा की बात करते हैं। एनडीए में इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थन के बिना वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। आप आंकड़े उठाकर इतिहास कौन उठा सी के दुनिया में देखिए। खो रहे हैं? कौन सी वाजपेयी जी दुनिया की में खो सरकार रहे हैं? पुरानी बात हो गया, मोदी की सरकार राजीव लगता है कि और दूसरी बात मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, इन्होंने मेरे से फरीदाबाद का प्रश्न उठाया था। ऐसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, जी। आपके कैंडिडेट